दोस्तों कहते हैं कि जब लड़की का रिश्ता कहीं करने को जाते हैं तो अच्छी तरह से उस लड़के का नेचर देखते हैं, लड़के का परिवार देखते हैं, लड़का कितना पढ़ा लिखा है, कितनी कमाई करता है, क्या काम करता है, क्या बैकग्राउंड है उसका, कितना पढ़ा लिखा है, कितनी दौलत है उसके पास, सब कुछ देखते हैं। लड़का कोई गलत संगत में भी तो नहीं पड़ गया है। ये सारी चीज़ों को देखने के बाद ही लड़की का रिश्ता उस जगह पर करते हैं। और ऐसे ही लड़का का जब रिश्ता कहीं से आता है तो लड़का वाले भी इस चीज़ को देखते हैं कि लड़की कितनी संस्कारी है, घर को चला पाएगी या नहीं चला पाएगी, घर में रह कर के सभी को एडजस्ट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, लड़की का नेचर कैसा है, बैकग्राउंड कैसा है, माता पिता कैसे हैं, कैसे लड़की के संस्कार हैं, ये सारी चीज़ें लड़की के अंदर देखी जाती हैं। तब लड़का का कहीं जाकर के रिश्ता तय होता है। लेकिन एक बात और मैं आपको बता दूं कि सब कुछ देखने के बावजूद भी कभी कभी लड़के की पत्नी घर में ऐसी आ जाती है कि लड़के की जिंदगी में भूचाल ला देती है और उसका जीवन, हंसता खेलता जीवन एक बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाता है। और कभी कभी लड़कियों की जिंदगी में भी ऐसे उनके जीवन साथी आ जाते हैं, पति आ जाते हैं जो रात दिन उन्हें चैन से नहीं रहने देते, और कोई दारू पीने लगता है तो कोई जुआ खेलने लगता है। तो इस प्रकार के उनके अंदर ऐब आ जाते हैं और अपनी हंसती खेलती जिंदगी को तबाह कर लेते हैं, अपने बच्चों को दर दर भटकने पर मजबूर कर देते हैं। साथियों, ऐसा ही एक वाकया मैं आज आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। आज की जो कहानी है वो बहुत ही दिल को छूने वाली कहानी है। एक लड़का अपनी पत्नी के साथ अपने घर परिवार में बड़ी अच्छी तरह से रह रहा था अपने माँ बाप के साथ में, और उसके बीच में जब एक बच्ची जन्म लेती है और बच्ची के जन्म लेते ही उसकी पत्नी का देहांत हो जाता है, तब सभी परिवार के लोग कहते हैं कि भाई तुम्हारी पत्नी का देहांत हो चुका है और अब तुम दूसरा विवाह कर लो, क्योंकि बच्ची की देखरेख के लिए घर में कोई तो महिला होनी चाहिए और बिना महिला के घर बिल्कुल सूना लगता है, इसलिए तुम अपना दूसरा विवाह कर लो। क्योंकि मात्र 2 ही साल बीते थे उस लड़के की शादी के लिए, तब वो दूसरा विवाह कर लेता है। वो दूसरी पत्नी उस लड़के की जिंदगी में वो भूचाल ला देती है, वो आतंक मचा देती है कि आप सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आखिर वो महिला अपने पति के साथ ऐसा कौन सा हासिल करती है जो देखने वाले भी दंग रह जाते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ रितेश कुमार। दरअसल आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, ये सच्ची कहानी बेंगलोर की है। बेंगलोर में एक लड़का साधारण परिवार का था जिसका नाम मनोज था, और उसकी एक पत्नी थी जिसका नाम सुशीला था। सुशीला और मनोज की बहुत अच्छी जोड़ी थी, लेकिन कहते हैं कि वक्त बदलते इंसान को देर नहीं लगती। भगवान किसकी किस्मत में क्या लिख दिया है और किसकी किस्मत में क्या होने वाला है वो कोई नहीं जानता, केवल परमात्मा ही जानता है। तो मनोज अपने परिवार के साथ अच्छे से रह रहा था, लेकिन अकस्मात उसकी जीवन में एक ऐसी घटना घटती है। शादी की 1 साल बीत पाती है तभी उसकी पत्नी एक बच्ची को जन्म देती है, और बच्ची को जन्म देने के बाद में उसकी पत्नी जो सुशीला होती है उसका देहांत हो जाता है, वो खत्म हो जाती है, और फिर छोटी सी बच्ची अकेली रह जाती है। फिर सब लोग ये कहते हैं कि बेटा तुम्हारी पत्नी खत्म हो चुकी है और फिर अब ये बच्ची का पालन पोषण कौन करेगा, इसलिए घर में एक महिला होनी चाहिए, और अभी अभी तो तुम्हारी शादी हुई है, तुम्हारी उम्र भी कोई नहीं ज़्यादा हुई है, शादी के लायक अब तुम्हारी उम्र है, तो तुम ऐसा करो दूसरा विवाह कर लो। लड़का मना करता है कि नहीं, मैं अपनी इसी बेटी को पाल करके बड़ा करूंगा, पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, फिर इसका विवाह करूंगा। लेकिन सभी लोग जब ज़्यादा कहते हैं कि नहीं बेटा अभी तुम्हारी बहुत कम उम्र है और ऐसे ज़िंदगी नहीं कटेगी, तब वो सबकी बात मान करके शादी कर लेता है। और फिर जब शादी कर लेता है तब दूसरी पत्नी जो आती है उसका नाम रुचि था, और रुचि जब दुल्हन बन करके आती है और वो देखती है कि ये तो हमारी सौत की लड़की है, तो वो उस बच्ची से अपना व्यवहार ही कुछ अलग करने लगती है। पहली बात तो वो बच्ची बहुत छोटी थी, वो ना तो ये समझ पाती थी कि तुम हमारी सौतेली माँ हो या तुम हमारी कोई और हो। बच्चा तो बच्चा होता है,
जिसके पास बच्चा ज़्यादा रहता है वो उसी को माँ बाप कहने लगता है। अगर दादा दादी के पास बच्चा ज़्यादा रहता है तो उन्हें अम्मा पापा कहने लगता है, और माँ बाप के पास रहता है तो माँ बाप से स्नेह ज़्यादा हो जाता है। बच्चा एक कच्ची कली के समान होता है, जिधर उसको मोड़ा जाए वो उधर ही मुड़ जाता है। बच्चा केवल लाड़ और प्यार का भूखा होता है और किसी का भूखा नहीं होता। बच्चे से केवल जितना प्रेम से बोलोगे, जितना मीठा बोलोगे, उतना ही वो तुम्हारी तरफ आकर्षित होगा। अब वो बच्ची धीरे धीरे इस प्रकार से 1 साल बीत जाती है और 1 साल का बच्चा खूब बातें करने लगता है, हंसने लगता है। अब वो लड़की से व्यवहार, उसकी जो दूसरी पत्नी थी मनोज की रुचि, वो अच्छा व्यवहार नहीं करती, उसके साथ बहुत बुरा सलूक करती है। ना तो उसे टाइम से उसकी केयर करती है, ना उसे नहलाती धुलाती है, ना ही उसे दूध पिलाती है, और बच्ची भूखी प्यासी पूरे दिन रोती चिल्लाती रहती है। अब मनोज को इस बारे में कुछ पता नहीं था, वो तो यही सोच रहा था, क्योंकि वो मनोज के आने पर उस बच्ची को गोद लिया करती थी और अच्छे से खिलाया करती थी, रोने नहीं दिया करती थी। तो मनोज समझता था कि हमारी जो पत्नी है ये हमारी पहली वाली पत्नी की तरह, यानी अपने बच्चे के समान ये हमारी बच्ची से प्यार करती है। लेकिन उसके कारनामे किसी को नहीं पता चले थे कि ये बच्ची के साथ कैसा व्यवहार करती है। इसी प्रकार से कहते हैं कि जिसका जीवन अगर भगवान ने दिया है उसे फिर मारने वाला कौन है और उसे कौन मार सकता है। उसे दुनिया में आने से और जिंदगी जीने से कोई नहीं रोक सकता। धीरे धीरे वक्त बीतता चला जाता है। वो लड़की 5 वर्ष की हो जाती है और स्कूल में पढ़ने के लिए जाती है। उसका रवैया उस बच्ची के प्रति वही रहता है, ना तो वो उस बच्ची के प्रति प्यार करती है, ना उस बच्ची को चाहती है, और उससे भी कोई संतान हुई ना थी। बस वो ये सोच रही थी कि ये हमारे घर में है और इसकी शादी होगी तो हमारे हिस्से का जो भी है वो सब इसकी शादी में लग जाएगा। अनेकों प्रकार की उस महिलाओं के अंदर विचार चलते हैं, वो भी विचार उसी के अंदर चल रहे थे। एक दिन वो अपने पति मनोज के साथ घूमने के लिए मेले में जाती है, जो दशहरा का मेला लगता है। उस दशहरे में जब घूमने को जाती है और उसके गोद में बच्ची थी, तभी वो मौका पाकर के उस बच्ची को मनोज थोड़ा आगे निकल जाता है और उस बच्ची को वो वहीं मेले में छोड़ देती है, और वो बच्ची रोती हुई आगे को बढ़ जाती है। वो दूसरी तरफ चली जाती है और वो महिला दूसरी तरफ चली जाती है, और मनोज ने लौट करके नहीं देखा कि हमारी पत्नी हमारी बच्ची को लेकर के आ रही है या नहीं आ रही है। वो तो यही सोच रहा था कि पीछे पीछे आ रही है। अब वो काफी दूर निकल जाता है, तब वो लौट करके देखता है तो ना तो उसकी पत्नी दिखाई देती है और ना वो बच्ची दिखाई देती है। लेकिन वो मनोज को दिखाने के लिए इधर उधर ढूंढती फिरती दिखाई दे रही थी, और दौड़ करके मनोज के पास गई और मनोज से कहने लगी कि बच्ची कहीं चली गई, मुझे नहीं मिली है। लेकिन उस बच्ची को बहुत ढूंढा उन लोगों ने, लेकिन वो बच्ची नहीं मिली, और मनोज भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, रोने लगता है, पछाड़े खाने लगता है कि आखिर मेरी बच्ची गई तो गई कहाँ। लेकिन उस बच्ची के लिए एक बहुत बड़ा आदमी था, उसके कोई संतान नहीं थी, और वह व्यक्ति जिसका नाम यश था और उसकी पत्नी का नाम माया था, वो दोनों लोग मेला घूमने के लिए आए थे। भगवान की उन पर विशेष कृपा थी, बस यही कमी थी कि उनके घर में कोई बच्चा नहीं था, और फिर उन्हें वो बच्ची रोती हुई मिल जाती है, तो वो उस बच्ची को उठा करके अपनी कार में बिठा करके अपने घर ले जाते हैं। इधर मनोज ऐलान भी करवाता है रेडियो के द्वारा, और चारों तरफ ढूंढते हैं, लेकिन वो बच्ची कहीं नहीं मिलती। मेले में हो तब मिले ना, वो तो यश और वो उनकी पत्नी माया उसे अपने घर ले गए थे। अब इधर वो अपनी बच्ची के समान उसकी परवरिश करने लगते हैं, और इधर मनोज बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, टूट जाता है, अपनी पत्नी को डांटता है, उस पर नाराज होता है कि तुमने बच्ची को क्यों छोड़ दिया। लेकिन बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, तो ढूंढते ढूंढते वो रोते हुए अपने घर चला आता है। लेकिन उसकी जो पत्नी थी रुचि, वो अंदर से बहुत खुशी होती है कि अब मेरा कांटा निकल गया, अब मैं अकेली इस घर में रहूंगी। इस प्रकार से धीरे धीरे वक्त बीतता चला जाता है। कहते हैं कि जो इंसान दूसरे का बुरा सोचता है, एक दिन उसका खुद बुरा हो जाता है। ये परमात्मा का न्याय है। वक्त धीरे धीरे बदलता चला गया, लेकिन उसके भी कोई संतान नहीं हुई। और उधर जो यश उस बच्ची को मेले से उठा करके ले गया था, और उसकी पत्नी माया, वो उस बच्ची को बहुत लाड प्यार से पालते हैं और उसे पढ़ाते लिखाते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता चला जाता है, और वक्त बीतते बीतते उसे लगभग 20 वर्षें हो जाती हैं। उस बच्ची को पढ़ाता लिखाता है और डॉक्टर बना देता है। और जब वो डॉक्टर बन जाती है,
MBBS की अपनी पढ़ाई पूरी कर लेती है, तब यश के पास बहुत सारी दौलत थी। उसकी पत्नी माया, वो 2 ही लोग उसे इस्तेमाल करने वाले थे। तब वो सोचते हैं कि हमारी लड़की ने MBBS कर लिया है, अब इसे एक हॉस्पिटल खुलवा दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब यश और उनकी पत्नी माया ये विचार करके अपनी लड़की के लिए एक हॉस्पिटल खुलवा देते हैं, और हॉस्पिटल में वो लड़की डॉक्टर बन करके बैठती है, क्योंकि वो हॉस्पिटल की मालिक बन जाती है। इधर तो हॉस्पिटल चला रही थी। लगभग 20 वर्ष के बाद में वही महिला जो उस लड़की के पिता मनोज थे, जो मेला में उसकी सौतेली माँ ने उसे छोड़ दिया था, वही सौतेली माँ एक दिन बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है। तो उस डिस्ट्रिक्ट में उसे कोई भर्ती नहीं करता, और फिर मनोज उसे इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल लेते हुए फिर रहा था, घुमाते हुए फिर रहा था, लेकिन हर डॉक्टर उसे देखता है, मना कर देता है कि हमारे बस की नहीं है। तब मनोज अकस्मात उसी हॉस्पिटल में पहुंच जाता है, जिस हॉस्पिटल में मनोज की वो बिछड़ी हुई बच्ची डॉक्टर बनकर के हॉस्पिटल चला रही थी। उसी हॉस्पिटल में डॉक्टर थी। इधर तो मनोज उस हॉस्पिटल में जब पहुंचता है तो बहुत ज़्यादा उसकी तबीयत खराब थी, उसकी पत्नी की रुचि की। तब वो इमरजेंसी में अपनी पत्नी को शिफ्ट करा देता है, ICU में भर्ती करा देता है। इधर तो उसका उपचार चल रहा था, लेकिन मनोज बहुत उदास बैठा हुआ था। तब वो डॉक्टर जो थी, जो लड़की, वो उस मनोज को एक कंप्यूटर के द्वारा अपनी केबिन में बुलवाती है और कहती है कि सर आप बैठिए, आप बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हैं। तब परेशान तो इसलिए हूँ कि मैं अपनी पत्नी के इलाज के लिए हर जगह भटकता रहा, लेकिन किसी ने हमारी पत्नी को भर्ती नहीं किया। इतनी दिक्कत हो गई है, इन्हें इतनी तबीयत खराब हो गई है, और पत्नी अगर एक्सपायर हो गई तो हमारे तो कोई संतान भी नहीं है, हम फिर भला कैसे रहेंगे, कैसे गुजर बसर करेंगे। तब वो लड़की मनोज की बात सुनकर के बड़ा उदास होती है, कहती है बड़ी अफसोस की बात है कि आपके कोई संतान नहीं है। तब मनोज कहता है कि मैडम जी बात तो ये है कि संतान तो हमारी थी, लेकिन हमारा दूसरा विवाह हुआ है, हमारी दूसरी पत्नी है। हमारी पहली जो पत्नी थी वो बहुत अच्छी पत्नी थी, उसके द्वारा एक बच्ची पैदा हुई थी, और उसके जन्म लेते ही हमारी पत्नी उसका देहांत हो गया। हमने दूसरा विवाह किया इस पत्नी के साथ में। तो एक बार हम मेला देखने के लिए गए थे अपनी पत्नी को लेकर के, अपनी बच्ची को लेकर के, तो हमारी बच्ची उस मेला में गुम हो गई, खो गई, और वो हमने बहुत ढूंढा, रेडियो अलाउंस भी करवाया, चारों तरफ ढूंढा, लेकिन हमें वो बच्ची नहीं मिली। ये बात सुन करके वो लड़की जो डॉक्टर थी वो एकदम से समझ जाती है कि मेरे असली माता पिता जिन्होंने मुझे पाला है, क्योंकि काफ़ी समझदार बच्ची थी, 5 वर्ष की थी, वो उन बातों को भूली नहीं थी कि हमारे ये माँ बाप हमें मेले से उठा करके लाए हैं। तब वो मनोज की तरफ काफ़ी गौर से देखने लगती है और कहने लगती है कि आप ही की बच्ची मेला में खोई थी। तब मनोज कहता है कि मैडम आपको कैसे पता। तब वो कहती है लड़की जो डॉक्टर थी कि पापा मैं ही आपकी बेटी हूँ। और जैसे ही उस डॉक्टर ने उनसे पापा कहा मनोज से, तो मनोज एकदम से हिचक जाता है, चौंक जाता है और कहता है कि तुम हमसे पापा क्यों कह रही हो। तब वो लड़की कहती है कि मेला में जो आपकी बच्ची खोई थी वो कोई और नहीं थी, मैं ही थी। मैं उस समय 5 वर्ष की थी, आपको तो याद होगा, और जिन्होंने मुझे ला करके पाला पड़ोसा है, बड़ा किया है, पढ़ाया लिखाया और डॉक्टर बनवाया, ये हॉस्पिटल खुलवाया, ये मेरे पालने वाले माता पिता हैं। ये बात तो मुझे ज्ञात था, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि मेरा एड्रेस क्या है और तुम्हारा मिलन कैसे होगा। मैं इस बात को नहीं जान पाई थी उस समय, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी और मेरी बात पर कोई विश्वास भी नहीं कर रहा था। और दूसरी बात, ये मुझे लेकर के आए थे, इनके भी कोई संतान नहीं थी, तो ये भी बच्चे की ही चाहत में थे, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार किया, मुझे बहुत ज़्यादा प्रेम किया, तो मैं आपकी याद भूल गई और इनके प्यार में ढल गई, और इन्होंने मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाया लिखाया, आज मैं डॉक्टर हूँ आपके सामने। ये बात सुन करके वो मनोज फपक फपक करके रोने लगता है और अपनी बेटी की कौली भर करके रोने लगता है। और इधर उनकी जो बेटी डॉक्टर थी वो भी अपने पिता मनोज की कौली भर करके रोने लगती है। तब कहती है कि पापा तुम रो ना, लेकिन जो माँ आज यहाँ पर भर्ती हैं, खैर कोई बात नहीं, उस समय मैं खोई नहीं थी, केवल इन माँ ने ही मुझे मार करके मुझसे अपने से दूर भगाया था।
और मैं रोती हुई दूसरी तरफ चली गई थी। तब मनोज को पता लगता है कि वास्तविक हमारी बेटी जो आज कह रही है सही बात है कि सौतेली माँ सौतेली होती है। इसने हमारी बेटी को प्यार नहीं किया था, इसलिए हमारी बेटी को इसने मेले में छोड़ दिया था, क्योंकि ये हमारी बेटी से प्यार नहीं करती थी, ये तो उससे दूर होना चाहती थी। अब मनोज के समझ में आ गया कि हमारी पत्नी ने ही हमारी बच्ची को खोया, लेकिन कहते हैं कि ऊपर वाला जब भी देता है तो छप्पड़ फाड़ करके देता है। कहाँ उस बच्ची की किस्मत में ये राजपाट लिखा था, डॉक्टर एक हॉस्पिटल की मालिक है। तब वो जो डॉक्टर थी उस हॉस्पिटल की, वो अपने पालने वाले माँ बाप को बुलाती हैं, जिसका नाम यश और माता का नाम माया था। तो अपने माँ बाप को बुलाती हैं और कहती हैं कि माताजी और पिताजी यही वो हैं हमारे पिताजी जन्मदाता जिन्होंने हमें जन्म दिया था। हम मेले में खो गए थे तो आप लोग हमें लेकर के आए थे। आज इनके मुंह से हमने सुना, तब हमको ज्ञात हुआ कि हमारे यही असली पिताजी हैं। तब वो यश हाथ जोड़ने लगते हैं और उनको कौली भर लेते हैं और कहते हैं कि भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी बच्ची हमारे पास आ गई, हम इसे लेकर के चले आए थे और हमने आपकी बच्ची को कोई दुख नहीं दिया है, पढ़ाया लिखाया और MBBS करा करके डॉक्टर बना दिया, हॉस्पिटल खुलवा दिया। हमारे भी कोई संतान नहीं थी, अब आपकी जो इच्छा है आप कर सकते हैं। तब मनोज कहता है कि नहीं भाई साहब, आपके भी कोई संतान नहीं है और आपने हमारी बच्ची को इतना प्यार दिया, इतना तो हम भी नहीं दे पाते। ये बच्ची आज से आपकी है, लेकिन जब मेरा मन किया करेगा तब मैं मिलने के लिए आ जाया करूंगा। अब वो कहते हैं ठीक है, ये आपकी बेटी है, आपका हॉस्पिटल है और आप जब भी दिल करे तब आप अपनी बेटी से मिलने आ जाया करो। तब वो डॉक्टर अच्छी तरह से अपनी सौतेली माँ का इलाज करती हैं और इलाज करने के बाद पूर्ण रूप से जब वो स्वस्थ हो जाती है उनकी सौतेली माँ, तब वो अपनी गाड़ी से अपने पिता मनोज को, सौतेली माँ के लिए कीर्ति को उनके घर छुड़वा देते हैं और कहते हैं कि माताजी पिताजी जब भी तुम्हें ज़रूरत हो और मिलने को दिल करे तब मुझसे मिलने जब चाहो तब आ जाया करो। और वो अपना फ़ोन नंबर दे देते हैं और फिर वो बड़े आनंद से अपनी बेटी से मिलने के लिए मनोज कभी कभी आते रहते हैं और फिर अपनी ज़िंदगी को बिताने लगते हैं। और इधर वो यश जो थे, उस डॉक्टर के जो पालने वाले माता पिता थे, वो भी बड़े खुश हैं। सभी लोग बड़े आनंद से अपनी ज़िंदगी को बिताने लगते हैं। हमारी इस कहानी का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना, किसी को भावुक करना, परेशान करना नहीं है। हमारी इस कहानी का केवल एक ही उद्देश्य है कि संतान किसी की भी हो, उसे अपनी संतान समझ करके उसका पालन पोषण करना चाहिए, क्योंकि संतान कभी बच्चा नहीं जानता कि तुम हमारे सगे माता पिता हो या फिर दूसरे माता पिता हो। पति की जब दौलत की तुम हकदार हो तो पति की जो संतान है उसके भी तो तुम हकदार बनो, उसकी तो देख रेख करो। कुछ समाज में ऐसी महिलाएं होती हैं जो कि अपने पति की दूसरी औरत की जो संतान होती है उसकी केयर नहीं करती, उसकी बेकदरी कर देती हैं, उसको बहुत ज़्यादा परेशान टॉर्चर करती हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। पति की जितनी भी चीज़ होती है उस पर पत्नी का अधिकार होता है। जब पति की पहली पत्नी अगर ख़त्म हो गई, उसकी कोई संतान है तो उस पर भी आपका अधिकार है, वो भी आपकी संतान है। अपनी संतान की तरह, अपने बच्चे की तरह उसे लाड प्यार दीजिए और उसे पालिए पड़ोसिए और अच्छे से अपने जीवन को बिताइए। साथियों, ये कहानी आपको कैसी लगी अपनी राय हमें कमेंट में दे सकते हैं और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।